बेटा जी लास्ट क्लास में हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने आपको ये बताया था कि देखिए इस पूरे चैप्टर में कुल मिला के 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक था हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है जी, ये टॉपिक हमने कर लिया। सेकंड टॉपिक जो था हमारा वो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें 2 तरह की गुडविल के बारे में बात हुई थी। एक हमारी गुडविल थी परचेज गुडविल और एक थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो हमने दोनों गुडविल देख लिया जी किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, सेल्फ जनरेटेड का अलग और परचेज का अलग। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीटेड है अब तक। आज मैं आपको इसका तीसरा टॉपिक कराने वाला हूँ, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो आप सभी बच्चे रेडी हो जाइए, लिखिए जल्दी से टॉपिक नंबर। सर आपने कल क्लास में क्या करवाया था? 3। टॉपिक नंबर 3 लिखिएगा। और ये टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट accumulated profits and losses। accumulated profits और losses का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे भी जर्नल एंट्री है। ये लिख दीजिए आप, जर्नल, यानी कि हमें जर्नल एंट्री सीखनी है किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब पहले हमें ये तो पता हो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते क्या हैं, उसके बाद हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीख लेंगे। तो देखिए मैंने इस टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जिसमें हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड व्हाट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। लिखिए जरा इसमें पॉइंट नंबर 1, व्हाट आर सर accumulated लिखिए व्हाट आर accumulated profits and accumulated losses। इसमें पहले हम करेंगे, यहां एक क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए और पॉइंट नंबर ए में लिखिए accumulated प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एक बड़ी सी सिंपल बात है, आप उसका मुझे आंसर कीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप जितना भी कमाते हैं, क्या हमें वो सारा का सारा पैसा गवा देना चाहिए या फिर हमें उसमें से कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए एज ए सेविंग फॉर फ्यूचर? आप सभी का जवाब कॉमन होगा कि हाँ, हमें कुछ पैसा बचा लेना चाहिए। बेटे ये बचा हुआ पैसा आपको भविष्य में 2 तरह की सुविधाएं देता है। अगर कोई मुसीबत आए तो उससे निपटने में, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वहां इस पैसे की बदौलत आप और पैसा बना सकते हैं। तो एक बिजनेस में भी तो ये सारी चीजें होती हैं। वो अपना सारा का सारा मुनाफा पार्टनर्स के बीच में नहीं बांट देता है। हर साल प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लिया जाता है। जो पैसा बचा लिया जाता है उसे कहा जाता है जमा किया हुआ मुनाफा, यानी कि जमा किया हुआ प्रॉफिट। अंग्रेजी में इसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहा जाता है। एक्यूमुलेटेड शब्द का मतलब ही है जमा करना। तो यानी कि
जमा किया हुआ प्रॉफिट है हमारा, इकट्ठा हुआ प्रॉफिट, राइट। अब देखिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस तरह से करते हैं। आप अपने पॉकेट मनी में से भी कुछ पैसा जमा करने लगते हैं, गुल्लक में जमा करने लगते हैं। बेटे, ये जो गुल्लक है, इस तरह की गुल्लक अकाउंट्स में भी बनाई जाती है, लेकिन हम उन्हें गुल्लक नहीं कहते हैं, हम उन्हें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। आप सभी ने एक पिक्चर जरूर देखी होगी, सलमान खान साहब की थी, तो उस पिक्चर का नाम था मुझसे शादी करोगी। इसमें अक्षय कुमार भी थे। सलमान खान ने उस पिक्चर में एक सीन है जी, जिसमें ये दिखाया हुआ है कि वो अलग अलग तरह की गुल्लक के बनाता था और उन गुल्लक के वो नाम रख देता था। जैसे एक गुल्लक का नाम उसने रखा जी, ये वाला जो पैसा भगवान के लिए इस्तेमाल होगा, इस गुल्लक का पैसा माँ के इलाज के लिए, तीसरी गुल्लक का पैसा बहन की शादी के लिए। वो इस तरीके से पैसा जमा कर रहा था। बेटे, असल में इसी कंसेप्ट पे, ये जो आम जिंदगी का कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से निकला है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसी तरह की गुल्लकें बनाता है बिजनेस। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप अगर अपनी गुल्लक में पैसा रख रहे हैं आज, ठीक है जी, आज आपने पैसा रखा है जी अपना गुल्लक में, तो बेटे बस मुझे एक बात का जवाब दे दो, इस गुल्लक का पैसा फ्यूचर में कौन इस्तेमाल करेगा, मैं या आप? सिंपल सी बात है भाई, जिसकी गुल्लक है वही इस्तेमाल करेगा, यानी कि आप। तो बेटे, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पे हक होता है ऑनर का। हालांकि ये पैसा आज रख लिया गया है, दिया नहीं गया है, फर्म में ही है, लेकिन भविष्य में इस पैसे पे अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ ऑनर का। तो लिखिए जल्दी से कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई, बस वही चीजें मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1 रोमन में मीनिंग। accumulated profits are savings or undistributed profits which belongs to partners, फुल स्टॉप। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सेविंग्स होती है, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं जी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक बांटा नहीं गया है, विच बिलोंग्स टू पार्टनर्स, जिसपे अधिकार किसका होता है? ऑनर का, यानी कि पार्टनर का। अब ये जो गुल्लक बनाई जाती है, जैसे सलमान खान जी ने अलग अलग नाम दे दिए, इसी तरह से बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के भी अलग अलग नाम हैं। अब आप इन्हें चाहे टाइप्स कह लीजिए, चाहे आप इन्हें एग्जाम्पल्स बुला लीजिए, मतलब सेम है। टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब किस किस नाम से पैसा सेव किया जाता है बिजनेस के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले ए, लिखिएगा रिजर्व, बी जनरल रिजर्व, सी रिजर्व फंड, डी रिजर्व एंड सरप्लस। पॉइंट नंबर ई,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखे क्रेडिट बैलेंस, एफ कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व्स, जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एच इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कंटिंजेंसी रिजर्व पे एक एक स्टार बना दीजिए। कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पे 8 तरीके के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बताए, मतलब इन नामों से प्रॉफिट्स को जमा करके रखा जाता है। इनमें से कोई ना कोई नाम आपको क्वेश्चन में जरूर आएगा। आपको ये 8 के 8 नाम याद होने चाहिए टिप्स पे। इसके पीछे कारण ये है कि ये वाला टॉपिक सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, एडमिशन में भी ये वाले एज इट इज आएंगे। सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिटायरमेंट में आएंगे, डेथ में आएंगे। तो बेटा जी ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमने क्या क्या लिखा है इसमें। आप एक सिंपल सी बात ये समझ सकते हैं, अगर आप किसी भी शब्द में रिजर्व को देख लें तो आप समझ जाइएगा कि वो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जैसे सिर्फ रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन सभी में, इन 7 के 7 चीजों में एक कॉमन है कि रिजर्व वर्ड जरूर आ रहा है। इसके अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, जितने भी लॉसेस होते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो इट इज ऑल्सो एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने 2 पे स्टार बनवाया, वो क्यों? इन 2 पे असल में एडजस्टमेंट आएगी, मतलब आपको ये थोड़ा सा परेशान करने वाले रिजर्व्स हैं, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं। बाकी के जितने रिजर्व्स हैं वो तो आपको परेशान भी नहीं करेंगे, वो तो डायरेक्टली आएंगे और आपसे कहेंगे जी बस हमें अब जो करना ट्रीटमेंट हमारा कर दो। तो बेटे ये 8 तरह के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स असल में ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो अभी तक डिवाइड नहीं किए गए हैं, जिन्हें डिवाइड भविष्य में किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन इन पे हक किसका होता है जी? ओनर का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देख लिया क्या होता है। अब आइए एक्यूमुलेटेड लॉसेस पे, पॉइंट नंबर बी। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं? देखो एक्यूमुलेटेड शब्द का मतलब ही क्या है? जमा किया हुआ। अब पहले हम बात कर रहे थे जमा किए हुए प्रॉफिट की, तो अब हम बात कर रहे हैं जमा किए हुए लॉस की। तो ये जमा किया हुआ लॉस होता क्या है? देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है जो बड़े भारी भरकम अमाउंट का होता है। अब इस अमाउंट को 1 साल में तो हम पार्टनर्स के बीच में लॉस के तौर पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो हम उस अमाउंट को कुछ सालों में डिवाइड कर देते हैं, कुछ ईयर्स में। तो बेटे ये हमारे लिए एक तरह से फिक्टिशियस एसेट बन जाते हैं। ठीक है, ये फिक्टिशियस एसेट्स असल में एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, नुकसान होते हैं। लिखिए अब जरा इसका मीनिंग, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं। मीनिंग में लिखिएगा
accumulated losses are undistributed losses which belongs to partners. जिस तरह से प्रॉफिट पार्टनर को बिलोंग करते हैं उसी तरह से एक्यूमुलेटेड लॉस भी किसको बिलोंग करते हैं? पार्टनर को। अब बेटे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के कई नाम थे, मतलब एग्जांपल जिस जिस नाम से बनाया जा सकता है, ठीक ऐसे ही एक्यूमुलेटेड लॉस के भी कुछ नाम होते हैं। देखिएगा इसके टाइप्स या फिर एग्जांपल्स लिखे, टाइप्स स्लैश एग्जांपल। लेकिन राहत की बात यह है कि वहां 8 है, यहां सिर्फ 3 है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस सिर्फ 3 तरह के ही आपको आएंगे। एक आ सकता है आपको बाय द नेम ऑफ गुडविल। अब गुडविल हमने 2 तरह की थी, सेल्फ जनरेटेड और परचेज। तो मैंने आपको परचेज गुडविल में बता दिया था कि परचेज गुडविल इज ए लॉस। तो देखिए यहां एक्यूमुलेटेड लॉसेस में भी मैंने इसे दिखाया। दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस। और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखिए गुडविल, परचेज गुडविल, ये एक लॉस है। अब इस पे मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा जी, कल पूरे आपको 40 मिनट का लेक्चर इसी पे दिया है कि गुडविल लॉस क्यों होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हो, एक होता है जी क्रेडिट बैलेंस, एक होता है डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस होता है हमारे लिए लॉस। और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट असल में हमारे एडवर्टाइजमेंट से होने वाले खर्चे होते हैं। देखिए अभी पेप्सी की एक बड़ी एड टीवी में आ रही है जिसमें सलमान खान साहब कहते हैं कि हर घूंट में स्वैग है। वो पता नहीं जी वो किस तरह से ऐसे निशान भी बना के दिखाते हैं कि स्वैग है जी, स्वैग है। आप एक बात सुनिएगा, पेप्सी ने सलमान खान को करोड़ों रुपए दिए एडवर्टाइजमेंट के और एक एड फिल्म बना ली। अब ये एड फिल्म चलती है, इस पे भी खर्चा आता है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, जितने भी सलमान खान के फैंस हैं, फैंस ना कह के मैं कहूंगा अंधे फैन हैं, वो सलमान खान की वजह से कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। वो कहेंगे जी वो जैसे सलमान खान करते हैं ना, हर घूंट में स्वैग है, हम भी करेंगे ऐसे ही, हर घूंट में स्वैग है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आज हम अगर सलमान खान जी पे 8 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के लगाएं, क्या इस 8 करोड़ का फायदा हमें सिर्फ 1 साल तक होगा या 1 साल से आगे भी कई सालों तक होगा? इट्स ए कॉमन सेंस कि 1 साल से कहीं आगे तक हमें ये फायदा मिलता रहेगा। तो बेटे ये आपके लिए 1 साल का नुकसान नहीं है, 1 साल का खर्चा नहीं है, क्योंकि इसका फायदा आपको कई सालों तक मिल रहा है। तो आप इसे धीरे धीरे कई सालों तक राइट ऑफ करते हैं और इसे आप जमा करके रखते हैं बाय द नेम ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस या फिक्टिशियस एसेट। गजब बात यह है कि ये तीनों चीजें नुकसान होते हुए एसेट्स में दिखाए जाते हैं। वो इस वजह से एसेट्स में दिखाए जाते हैं क्योंकि इनका फायदा अभी हमें फ्यूचर में मिलना है। और एसेट्स की डेफिनेशन के हिसाब से 2 ही चीजें एसेट में आ सकती है, एक हमारी प्रॉपर्टी और दूसरा कोई भी ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर में फायदा दे। ठीक है जी, ये बेटे फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं, आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो हमने 2 चीजें समझ ली कि भैया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है। हमने देख लिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारी सेविंग है, इस पे भी पार्टनर का हक है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, इस पे भी पार्टनर का राइट है, मतलब पार्टनर को इसे भी भुगतना पड़ेगा।
8 तरह के हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखे, जिसमें 2 स्पेशल वाले हैं जिन पे एडजस्टमेंट है, और इसके अलावा 3 तरह के हमने एक्यूमुलेटेड लॉसेस देखे हैं। करेक्ट। ये तो हो गया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, ये जो आप पेज देख रहे हैं ना, ये पूरा पॉइंट नंबर 1। बेटे मैं आपको जब एडमिशन कराऊंगा ना तो वापसी इसी पेज पे ले आऊंगा, जब मैं रिटायरमेंट कराऊंगा ना तो वापसी इसी पेज पे ले आऊंगा, जब डेथ कराऊंगा तो भी ले आऊंगा। इसका मतलब ये है कि इस पेज को क्लास के बाद घोट कर पानी के साथ पी जाना, ठीक है। और अगर दूध के साथ पियोगे 4 मामरागिरी बादाम खा के, तो ये सदा के लिए याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2। अब हम बात करेंगे कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। लिखिए पॉइंट नंबर 2। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and losses। और इसमें सबसे पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा। है सर? हाँ बेटे, टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि एक चुटकुले के साथ शुरू होगा। सुनिए अब जरा ध्यान से। एक बार एक इंटरव्यू रखा गया जिसमें डिफरेंट डोमेन्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, मतलब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसके एक्सपर्ट आए, और इसके अलावा मैथ्स है, एक मैथमेटिशियन आए, साइंस है जी, साइंस से आए, और एक हमारे अकाउंट्स विभाग से भी एक्सपर्ट गए। आप जैसे ही एक्सपर्ट थे। तो इंटरव्यूअर ने एक बड़ा आसान सा सवाल पूछा। सबसे पहले जो फिजिक्स वाले थे वो अंदर कमरे में आए और उनसे सवाल पूछा गया। एक कॉमन सवाल था जी सबके लिए, व्हाट इज 2 + 2? अब आप कहेंगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हो, इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल पूछता है? अब मजे की बात यही है कि इंटरव्यूअर ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज 2 + 2? तो जो फिजिक्स के एक्सपर्ट थे वो समझ गए ये कोई ट्रिक क्वेश्चन है, ये जानना चाहते हैं कि मैं 2 + 2 का मतलब फिजिक्स के हिसाब से जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो वो बताने लग गए कि 2 + 2, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन प्लस करे तो ये बन जाता है, वो बन जाता है। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरह की अपनी भ्रांतियां बता दी। उनसे कहा गया आप जाइए और बाहर इंतजार कीजिए। उसके बाद मैथमेटिशियन जो थे उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया व्हाट इज 2 + 2? अब वो भी बड़े हैरान हैं, 2 + 2 क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो मैथमेटिक्स का दिग्गज हूँ, मुझसे पूछे जाए पीएचडी के सवाल, ये 2 + 2 छोटे बच्चों वाला सवाल क्यों? तो वो भी सोचने लग गए कि ये भी कोई ट्रिक है। तो उसके हिसाब से उन्होंने भी आंसर दिया। उन्होंने कहा साहब 2 + 2 4 भी होता है, और सुनिए 2 2 भी 4 होता है, और अगर आप 2 + 2 को हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो ये 22 होता है। बेचारे अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के चले गए। अब बारी आई आपकी, यानी कि अकाउंटेंट की। उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया बताइए 2 + 2 कितना होता है? अकाउंटेंट साहब ने एक बार देखा बाएं, एक बार देखा दाएं, थोड़ा सा पास गए और बोले सर ये बताओ आपको कितना चाहिए, मैं आपको उतना बना के दे दूंगा। तो सर ये अकाउंट्स चीज ही ऐसी है जो मालिक के विश पे काम करती है। अब मैंने आपको ये चुटकुला किस रेफरेंस में सुनाया? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के रेफरेंस में। असल में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मालिक के डिसीजन पे डिपेंड करता है। और हम कौन है? अकाउंटेंट। हम जब 2 + 2 को कुछ भी बना दें
तो वो हमसे जो कहेंगे हम वैसे ट्रीटमेंट करके दे देंगे। तो बेटे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट डिपेंड्स टोटली ऑन डिसीजन ऑफ पार्टनर्स यानी कि ओनर्स। तो इसमें दो तरह के डिसीजंस पार्टनर ले सकता है। तो दो केसेस बनते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के। देखिए अब जरा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दो ट्रीटमेंट है। पहला लिखिएगा ट्रीटमेंट 1 और दूसरा लिखेगा ट्रीटमेंट 2। ओके, पहला ट्रीटमेंट है, इसका नाम है पार्टनर्स wants to divide accumulated profits। पार्टनर्स ये चाहते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाए। पहला है जी पार्टनर wants to divide accumulated profits। दूसरा है partners do not want to divide accumulated profits but wants to adjust them। अब देखिए पार्टनर की डिमांड सुनिए जरा। पहला ट्रीटमेंट पार्टनर की इस विश पर निर्भर करता है जब पार्टनर ये कहता है कि देखो जितना भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना उसे डिवाइड कर दो। और दूसरा है वो ये कहता है कि आप पार्टनर जो है वो ये चाहते हैं कि भैया डिवाइड मत करो, इन्हें एडजस्ट कर दो। ठीक है, अगर पार्टनर की इच्छा है कि डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि ये वाली इच्छा है, तो जो हम एंट्री पास करने वाले हैं उस एंट्री का नाम है शूट एट साइट। शूट एट साइट एंट्री। देखते ही गोली मारो, मतलब ये गोली नहीं मारनी, मतलब ये कि खत्म करो। और यहां पे जो एंट्री पास की जाएगी उस एंट्री का नाम है एडजस्टिंग एंट्री। यानी कि हम एज एन अकाउंटेंट दो तरह की एंट्रीज इसके लिए करते हैं, या तो हम शूट एट साइट वाली एंट्री करते हैं या फिर हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। अब कौन सी एंट्री कब करनी है ये डिपेंड करेगी आपके क्वेश्चन पे, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि पार्टनर ने किस तरह का ट्रीटमेंट मांगा है। ठीक है, अगर ये वाला ट्रीटमेंट मांगा तो देखिए एंट्री क्या बनेगी। बेटे इसके अंदर हमें शूट कर देना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, यानी कि खत्म कर देना है। अब खत्म गोली मार के नहीं किया जाता है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप तो अपनी कलम से ही इतिहास बदलने वाले बच्चे हैं। तो बेटा शूट एट साइड का यहां पे मतलब है कि आप अकाउंट्स में उसे खत्म करिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को खत्म करिए। अब क्योंकि प्रॉफिट्स का बैलेंस होता है क्रेडिट और हमें उसे करना है खत्म, तो ठीक उसके बैलेंस के ऑपोजिट अगर हम कर दें, यानी कि उसे डेबिट कर दें, तो वो अपने आप खत्म हो गया। यानी कि इस एंट्री का कंसेप्ट ये कहता है कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी है उसे डेबिट कर दें। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ब्रैकेट में लिखिएगा बाय नेम, अकाउंट डेबिट।
अब मैंने ये बाय नेम क्या लिखवा दिया? बाय नेम का मतलब ये है कि जिस किसी भी नाम से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में आए, आप उस नाम को डेबिट करिए। जैसे अगर जनरल रिजर्व के नाम से आया तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से आया तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व फंड के नाम से आया तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, उसी नाम को आप डेबिट करेंगे। जैसे ही आप डेबिट करेंगे तो वो शूट एट साइट हो गया, देखते ही खत्म हो गया। अब बेटे मैंने आपको शुरुआत में एक बात बता दी थी कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, दे बिलोंग्स टू पार्टनर, यानी कि इन पे पार्टनर का हक है। तो बेटे ये बटेंगे भी किस में? अगर ये खत्म हुआ तो ये किस में जाएगा, किसको मिलेगा ये पैसा? ये मिलेगा जी पार्टनर्स को। हम ये मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं, तो दोनों पार्टनर को हमें करना होगा क्रेडिट। अगर 3 पार्टनर होते तो तीनों को क्रेडिट करते। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इसी तरह से अगर मान लीजिए सी आया तो सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप ये एंट्री बनाएंगे, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो डिवीजन होगा ये हमेशा ओल्ड रेशो में होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 रेशो मिलेंगी। तो बेटे ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पुराने समय के हैं तो पुराने समय की रेशो ही बांटे जाएंगे। लिखिए, इसके लिए नरेशन क्या करेंगे हम? बीइंग प्रॉफिट्स डिवाइडेड इन ओल्ड रेशो। एक तो हुआ जी ये वाला ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को फिनिश खत्म करते हैं। अब समझिएगा दूसरा ट्रीटमेंट क्या है। दूसरे ट्रीटमेंट में हमें उसे खत्म नहीं करना है, हमें उसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। कोई भी एडजस्टिंग एंट्री पार्टनरशिप में आ जाए तो हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट करना। आपने ये एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाला टॉपिक किया था, पास्ट एडजस्टमेंट, वहां पे भी सीखा था। यहाँ पे भी बेटे इसका यही मतलब है, एडजस्टिंग एंट्री। इट मीन्स कि आप क्या करते हैं इसके अंदर, एक पार्टनर को डेबिट और एक पार्टनर को क्रेडिट। बट क्वेश्चन इज किसे डेबिट और किसे क्रेडिट? तो बड़ा आसान जवाब, आपने जो गुडविल का टॉपिक किया था ना, सेल्फ जनरेटेड वाला, बस बेटे वही टॉपिक यहाँ काम आएगा। एडजस्टिंग एंट्री भी किस तरह से बनती है, आप गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक वैसे ही जैसे कि गुडविल को किया था। याद करिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक प्रॉफिट था, मैंने आपको बताया, और परचेज गुडविल एक लॉस था। तो ये बिल्कुल उसी तरह से एक गुडविल की तरह ही एक प्रॉफिट है, उसे डिवाइड करने का सोचा नहीं तो एडजस्ट करने का सोचा, उसी के हिसाब से एंट्री है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनेगी जी हमारी एडजस्टिंग एंट्री। और इसके लिए हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल, सॉरी गुडविल नहीं है जी यहाँ पे, बीइंग प्रॉफिट्स एडजस्टेड, बस बंद। गेनिंग पार्टनर, टू में क्या लिखे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिखा है बीइंग प्रॉफिट्स एडजस्टेड। अच्छा एक और बात समझिएगा, अगर हमें ये देखना है कि गेनिंग को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करना है, तो क्या इसमें हमें वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस बिल्कुल पड़ेगी। यस सर। इसे तो आप गुडविल वाला ही क्वेश्चन मानिए, सेल्फ जनरेटेड वाला। तो एक नोट लिख दीजिए WN, यानी कि वर्किंग नोट, W नोट लिख दो। वर्किंग नोट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ
गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है जी, ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के मैंने आपको 8 एग्जाम्पल्स बताए, उनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपका आएगा, उनके बाहर कोई नहीं आएगा। और उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया। ट्रीटमेंट समझाने के लिए मैंने आपको एक मेमोरी करने के लिए एक जोक भी सुनाया कि आप इसे याद रख पाएं कि हाँ, हमने जोक कहाँ सुना था। बेटे, ओनर की विश के हिसाब से ही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर ओनर चाहता है डिवाइड करो, तो शूट एट साइड, शूट एट साइड में हमें प्रॉफिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। और एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री में हमें गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट करना है। इट इज एब्सोल्युटली लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यहाँ एक वर्किंग नोट भी आपको बनाना पड़ेगा, और वो जो वर्किंग नोट बनेगा, वो वर्किंग नोट बनेगा गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के लिए। आइए अब जरा देखिए, इसमें हम बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक क्वेश्चन भी कर पाएंगे और ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लिखिए एग्जाम्पल 1। पास जर्नल एंट्री first, when partners wants to divide accumulated profits second, when partners do not want to divide accumulated profits। फुल स्टॉप। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है जी इन दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन है जब पार्टनर चाहता है कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिवाइड करे, और दूसरी सिचुएशन है पार्टनर ये चाहता है कि वो डिवाइड ना करे। अब लिखिएगा A, B and C are partners having ratio of 3:2:1, and now ratio is being changed to 2:2:1, full stop। Following accounts appeared in books। हमारी बुक्स में ये अकाउंट्स देखने को मिल रहे थे। एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $60,000, और दूसरा है रिजर्व
1,80,000 फुल स्टॉप। अब यहां से हमारा आंसर शुरू होगा। देखो बेटे, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनके बीच में रेशो 3:2:1 है। अब इन्होंने ये तय किया कि साहब हम अपनी रेशो को 2:2:1 करेंगे। और इस दिन जब इन्होंने ऐसे डिसाइड किया तो 2 ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे जो बुक्स में अपीयर कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये नहीं लिखा कि ये क्रेडिट है या डेबिट है, क्योंकि अगर ये क्रेडिट है तो ये प्रॉफिट है और अगर डेबिट है तो ये लॉस है। तो बेटे ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप उसे हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही मानते हैं, ठीक है जी। वो हमेशा ही क्या माना जाता है? क्रेडिट बैलेंस। बोलिए, समझ में आई बात आपको? यस सर। यस सर। तो बेटे 2 प्रॉफिट्स हैं, अब हमें इन्हें डिवाइड करना है। पहला केस देखते हैं जिसमें पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो हम कौन सी एंट्री का इस्तेमाल करेंगे? एडजस्टिंग एंट्री या फिर शूट एट साइट एंट्री? शूट एट साइट। बिल्कुल, शूट एट साइट। खत्म करना है जी पूरा काम तमाम। 2 चीजें हैं, दोनों का बैलेंस क्रेडिट, दोनों को कर दो डेबिट, अपने आप खत्म हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिजर्व अकाउंट डेबिट। 60,000 और 1,80,000। कुल मिला के प्रॉफिट हुआ 2,40,000। इसे आप तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे और ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए, ये वाली जर्नल भी आपको करनी तो फॉर्मेट में थी, वो तो हमारे पास समय अब कम है, इस वजह से मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको करना ये फॉर्मेट में ही होता है। 2,40,000 है, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि हम डिवाइड कर रहे हैं जी किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 3:2:1। पहले तो अपने दिमाग में एक बात बिठाइए, क्यों ओल्ड रेशो? क्योंकि ये ओल्ड फर्म में कमाए हुए प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं पुराने समय में, तो पुराने समय की रेशियो में ही डिवाइड होंगे। 2,40,000 है, 3:2:1 है, तो ये आ जाएगा 1,20,000, 80,000 और 40,000। ये तो हो गया जी हमारा पहला केस, जिसमें पार्टनर से ये तय किया कि हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ने ये तय किया पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिवाइड, तब हम क्या करेंगे? अगर पार्टनर्स ने ये तय कर लिया कि साहब डिवाइड तो नहीं करना है, ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट और क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यानी कि जर्नल के लिए हमें एक वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक वर्किंग नोट बना लीजिए, फिर जर्नल एंट्री बना देंगे। अब ये गुडविल वाला क्वेश्चन हो गया। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेन स्लैश सैक्रिफाइस। कोई भी एक रेशो लगा लीजिए, या तो गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो।
क्योंकि हमने ये तय किया था कि हम ज़्यादातर सेक्रीफाइसिंग रेशो लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं वही रेशो लगा रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आप सबको पता ही है। ओल्ड रेशो में से आप घटा देते हैं कौन सी रेशो, न्यू रेशो। तो ये आ गई थी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमें तीनों पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए, ए की भी, बी की भी और सी की भी। इन तीनों की ओल्ड रेशो 3:2:1 थी, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। और इन तीनों की न्यू रेशो 2:2:1 थी, यानी कि 2/5, 2/5 और 1/5। अब यहां से आप कैलकुलेट करें। देखिए अब जरा, एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा 15 - 12, यानी कि 2/30। ये भाई तो कर रहा है सेक्रीफाइस। फिर से एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा 10 - 12, यानी कि -2/30। ऐसे कैसे हो सकता है? ये 3/30 आएगा बेटा, और ये आएगा -2/30, और ये क्या कर रहा है, गेन। इसी तरह से यहाँ एलसीएम लीजिए, तो ये आएगा 5 - 6 -1/30। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है जी, गेन। अब हमें डेबिट किसे करना है, बी और सी को, और क्रेडिट किसे करना है जी, ए को। आ जाइए अब जल्दी से अपने जर्नल पे, यहां एंट्री आप पास कर दीजिए। एंट्री क्या बनेगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन हम इसके लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट्स एडजस्टेड, और खत्म नरेशन। अब सुनिए जरा, अमाउंट कैसे आएगा बेटे। देखो, जितना ये गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गुडविल की तरह है। वहां पे हम गुडविल से मल्टीप्लाई करते थे, जितना भी अमाउंट आता था, गुडविल इनटू में जितना गेन कर रहे हैं शेयर या जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप इस तरीके से काम करते थे। यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ गुडविल की जगह दो प्रॉफिट्स हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2,40,000, क्योंकि एडजस्ट तो दोनों ही करने। तो अगर मैं 2,40,000 इंटू में 2/30 करूं, तो देखिए ये कितना हो जाता है, 2,40 है ना, इंटू में 2/30, 1/30 अगर हम करें तो 80,000। बेटे जी यहां आएगा 16,000 रुपए, यहां आएगा 8,000 रुपए, और यहां आएगा 24,000 रुपए। कैसे आया, 2,40,000 को देखिए ये कैसे आया, मैंने क्या करा है, 2,40,000 इंटू में जितना बी ने गेन किया, इसने कितना गेन किया, 2/30, सॉल्व कर दीजिए तो ये 16,000 बनता है। 2,40,000 में सी ने कितना गेन किया था जी, 1/30। चेक कर लीजिए, ये देखिए 2/30 और 1/30 आ रहा है बी और सी का, जबकि ए ने कितना गेन किया था, 3/30। तो इंटू में 3/30 करोगे तो ये आ जाएगा 24,000। इस तरीके से एडजस्टिंग एंट्री हमें पास करनी है, मतलब गुडविल ही है, बस प्रॉफिट्स में उनको पूरा ऐड करके करना होता है। नाउ प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर। ओके बेटे जी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।